नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से बयानों का सैलाब आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी और कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। उन्होंने न केवल आरएसएस को शैतानी संगठन करार दिया, बल्कि विपक्ष को भाजपा की जगह संघ से सीधे लड़ने की सलाह दी। आइए देखते हैं इस जुबानी जंग पर पूरी रिपोर्ट। सर्टिफिकेट ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇವರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಯಾರು ಮನುವಾದದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎದ್ದಿಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲು ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹೂ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು प्रियांक खड़गे के इस बयान के बाद भाजपा खेमे में भारी नाराजगी है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसे कांग्रेस की विनाशकारी मानसिकता बताया है। प्रियांक खड़गे वो कर्नाटका के राहुल गांधी है। के लोग होते हैं उनके अंदर भी हम एक राष्ट्रवाद की भावना भरते हैं और उस भावना के साथ जो हमारी जड़ें हैं, हमारी जो मौलिक चिंतन है, हमारी जो मूल परंपरा है, हम उन परंपराओं से जोड़ करके एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक कैनवस तैयार करते हैं। ठीक है, क्या उस कैनवस को लेकर के इस तरह के सवाल की शैतान और कोई पार्टी जो उनसे जुड़ी हुई है या उनको अपना अनुसांगिक संगठन मानती है या मदर ये मानती है, ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि मैं शैतान की परछाई से लड़ रहा हूं, ये कौन सी विचारधारा की भाषा है? ठीक है, अपनी विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा इस स्तर पर हो जाए तो फिर मैं नहीं मानता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है। ओके सर। ये लड़ाई जो है वो है कि हम अपने शब्दों से किसी को कितना नीचे ले जा करके उनको ग्रिल कर सकते हैं, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं मानता हूं। ओके ओके, यासिर जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। यासिर भाई, आपको नमस्ते कर रहा हूँ, गुड इवनिंग कर रहा हूँ, इस्तकबाल है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रियांक खड़गे के इस बयान को, इससे पहले भी वो बयान देते रहे हैं आरएसएस को लेके, आपकी पार्टी को लेके, अब आप उनके इन बयानों को कैसे देख रहे हैं? शैतान की परछाई, आरएसएस फोबिया क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से हर मुद्दे पे केंद्र के अंदर भी घिरती हुई दिख रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत जब भी उसके टॉप लीडर राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उसमें वो खुद घिर जाते हैं, तो उनके जो स्टेट के लीडर हैं या उनके जो साथ समकक्ष काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ऐसे बयान के लिए कहे जाते हैं जिससे वो डाइवर्ट कर सके। लेकिन जो बात प्रियांक खड़गे ने कही है, मैं सहमत हूं। हमारे जो अभी पैनलिस्ट साथी जो वरिष्ठ समीक्षक हैं, उन्होंने जो बात कही है, ये विचारधारा से बहुत ऊपर उठ के लड़ाई। ठीक है, आप कांग्रेस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कांग्रेस ने पूरे भारत को तोड़ा है। कांग्रेस जो आज की है उसके अंदर वो सारी कमियां हैं जिससे भारत में समस्याएं पैदा हुई हैं समय समय पे। हमने 75 का वो काला इतिहास जो हमारे साथ लंबे समय तक चलता रहेगा, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 84 में हमने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी के जाने के बाद किस तरीके से एक भारत के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें एक सिख समुदाय के लोगों के ऊपर किस तरह का प्रहार किया गया। कांग्रेस के साथ हजारों हजार ऐसे दंगों का कीर्तिमान बना हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाया, बांटने का काम किया है। तो शैतान कौन है? कांग्रेस शैतान है। प्रियांक खड़गे को अगर बार बार मैं कहता हूं, ये पहली बार नहीं कह रहा हूं कि किसी को भी आरएसएस भी, हमने कोई आरएसएस के अंदर जाके तो नहीं सीखा। आरएसएस को पढ़ के, आरएसएस की शाखाओं को
मॉर्निंग में देखने के बाद अपने घर के आसपास जहां रहते हैं उनके आचरण को, उनके आचरण में क्या वो सीख देते हैं, किस तरह की वो भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए जो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से उसमें लगा रखा है, उस पे वो चर्चा करते हैं। भारत में कैसे सौहार्द रहे वहां चर्चा होता है। तो आरएसएस को जाना हमने। अगर प्रियांक खाड़गे को इतने ही आरएसएस को जानना है तो एक बार सुबह वाली शाखा में वो जरूर है, लेकिन ये एक नैरेटिव और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जो बदलने की बार बार ये लोग कोशिश करते हैं जिसमें वो खुद घिर जाते हैं। ठीक है। आप बताएं आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। हाँ। आपके अंदर दम नहीं है नेता के अंदर कि आप उन्हें हरा सके चुनाव में, आप लोगों के दिलों को जीत सके आपके, जबकि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े दल रहे, सबसे ज्यादा समय तक आपकी सरकार रही, सबसे ज्यादा समय तक आप सत्ता में बने रहे, एक है यासिर परिवार भाई। ने 50 सालों तक। हाँ। रोहित भाई देखिए, हाँ। इसको थोड़ा समझने की इसलिए जरूरत है हाँ। कि क्या आपको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है? कभी भी आप किसी समसेवक से अगर मिले होंगे तो क्या उसकी विचारधारा ऐसी रही है जो तोड़ने की बात करती है? आप बताएं। वो आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए उन लोगों के बीच में जाके रोहित भाई काम कर रहे हैं जिसमें हम और आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है। वो हिमालय को कैसे उसका अस्तित्व रहे उसी तरीके से एक उनका अनुवांशिक संगठन उसी के लिए ये जिगरे वाले लोग काम कर सकते हैं। लेकिन ये यासिर विरले भाई वो लोग यही काम तो कर कह रहे हैं सकते कि इस भारतीय तरह जनता की पार्टी इतिहास परछाई नहीं है। आपकी तरह मैं नहीं। कह रहा हूं शैतान हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस परछाई, वो शैडो है। असली ताकत जो फोर्स है जो ड्राइव कर रही है वो संघ है। इसलिए आजकल जो डाइवर्जन हो गया है कि बीजेपी पे हमला करो तो करो लेकिन संघ पे भी हमला करो। रोहित भाई देखिए क्या है कि लगातार जब आप हारते हैं तो आप बौखलाहट में आ जाते हैं। इन्हें सत्ता में रहने का इतनी आदत रही है कि जब सत्ता से ये लंबे समय से बाहर हैं तो इनकी बौखलाहट बढ़ी। जबकि प्रियांक खाड़गे सत्ता में है, वहां पे वो सरकार में है, लेकिन उनके नेता क्योंकि घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, जनता ध्यान नहीं दे रही है, कितने बुरी तरीके से अभी पीछे चुनाव हारे हैं। आने वाले समय में वो चुनाव में क्या स्थिति होगी अगर वो इसी तरीके से आरएसएस पे प्रहार करेंगे। फिर हम आजादी के बाद से कांग्रेस के नेताओं का क्या रोल रहा है जिसमें नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक जब चर्चा होगी तो वो कहेंगे कि ये हमें टारगेट करते हैं, हम किसी और चीज पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन आप एक ऐसे संगठन को जो संगठन लगातार आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपके सामाजिक निर्माण के लिए, आपके समाज का ताना बाना बिखरे नहीं, उसको एक बना के रखने के लिए और बेलौस बिना किसी लालच के आप जब सेवक से मिलेंगे, उनके आचरण को देखेंगे, आप इंप्रेस हो जाएंगे। और मुझे लगता है आप जरूर मिले होंगे या डॉक्टर संजय कुमार जी मेरे साथ बैठे हुए वो भी जानते हो। यासिर जी आरएसएस के साथ क्या कुछ रिलेशन क्या नहीं है, कितना मिला, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। विश्लेषक जी जो बात रख रहे थे वो भी जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार करे ना, भारतीय जनता पार्टी पे वो प्रहार करके जीत नहीं पा रहे, तो अब उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट आरएसएस की तरफ किया है, ये उनको और भी खत्म करेगा। ठीक है संजय सर, प्लीज मुझे 2 मिनट और दीजिए। क्या है ना कि पिछली मैं हिसाब किताब रखता हूँ, डायरी हिसाब किताब के लिए। पिछली डिबेट में मैंने यासिर जी को कम वक्त दिया था और मैंने तभी वादा किया था मैं इसको आगे पूरा करूंगा। यासिर दा, मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूं आज। वो कह रहे हैं, सवाल क्या है उनके, वो कह रहे हैं कि आरएसएस की फंडिंग कहां से हो रही है वो बताइए, उस पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, उस पर बात करे सरकार, उस पर संघ बात करे। वो ये कह रहे थे कि कई दशकों तक आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया और हमें आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट संघ देता है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के संबंधों पर भी तीखी टिप्पणी करी है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हमारा, और संजय सर मैं कह रहा था ना विचारधारा, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि मूल विचारधारा से लड़ाई जरूरी है, सिर्फ पार्टी से नहीं। तो यासिर भाई ये सवाल उन्होंने उठाए हैं कि इतने देशों से फंडिंग हो रही है, पीछे ठोस है कुछ उनके पास कि नहीं है? कुछ ठोस नहीं है। जब उनसे हम एविडेंस पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि भारत और दुनिया भर में कितने समसेवक हैं, और किसी भी संगठन में जब कोई उससे लगाव रखता है, उसके लिए सोचता है, तो वो आर्थिक तौर पे भी उसकी मदद करता है। वो क्या बात कर रहे हैं? अब वो जॉर्ज सोरेस को उनकी मदद करता है तो हम उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उन लोगों का खेल रहा है अब तक। लेकिन यहाँ समसेवक बहुत खुली किताब की तरह हैं। आइए और समझिए। और एक चीज कांग्रेस पार्टी बार बार बेवजह की बात कहती है, हमें तो गर्व है
हम गौरव महसूस करते हैं कि हमें आरएसएस से जोड़ा जाता है। हम वहां से हम लोग निकल के भारतीय जनता पार्टी पे, मैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं, लेकिन मैंने एक लंबे समय तक काम किया है वहां पे, और उसके बाद हमें सिखाया गया कि आपका नाम यासिर जिलानी है, आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, ये कभी नहीं बताया गया वहां पे। हम वो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका पार्ट बना, मैं तो उसको देख के पढ़ के समझ के मैं बात रख सकता हूं। ये प्रियंक खड़गे को समझ में नहीं आएगा। वहां तोड़फोड़ की राजनीति है, वहां नफरत सोची जाती है, वहां अलगाव सोची जाती है, वहां लोगों में डिफरेंसेस सोची जाती है। ये कांग्रेस की पहचान है रोहित भाई, इसलिए वो एक बौखलाहट है और प्रियंक खड़गे अपने बौखलाहट को सामने रख रहे हैं। और वो आगे भी इसी तरीके की बात रखेंगे। ठीक है यासिर भाई, मैंने कोशिश की पिछली डिबेट का वो मैं भरपाई कर पाऊं। आई एम श्योर अब आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हैं। थैंक यू सर। तो डॉक्टर मनोज त्यागी भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आरएसएस के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, आरएसएस समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। त्यागी जी आपको नमस्ते कर रहा हूं, जय श्री राम कह रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बस 2 मिनट दीजिए, मैं संजय जी के पास हूं। संजय जी, प्रियांक जी जिस मूल विचारधारा की लड़ाई जिसके बारे में मैंने बताया, वो कह रहे हैं कि संघ के पास इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, उन फंड्स की जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिर्फ देश के अंदर नहीं विदेशों से फंड आ रहा है। बड़े चिंतित है प्रियंक खड़गे इस चीज को लेके। नहीं, चिंतित रहना भी चाहिए, बिल्कुल। उनको इस देश से और देश में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, वो केवल आरएसएस क्यों, सारे संगठनों से उनको मांग करनी चाहिए कि उनकी फंडिंग कहां से होती है, कहां से उनको इस तरह के डोनेशंस मिलते हैं जी, और फिर वो डोनेशंस का इस्तेमाल राष्ट्रहित में कितना होता है, बिल्कुल मांग करनी चाहिए, जाननी चाहिए। पारदर्शिता में क्या बुरा है, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिए, कभी किसी चीज को जब आप ठीक से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर जो आप आरोप लगाएंगे वो आपकी बातें आधी अधूरी हो जाएगी। पहले उनको संघ को जानना चाहिए कि संघ करता क्या क्या है। अगर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में आए, सरकार बनाए जी। संघ का एकमात्र उद्देश्य है, मैं कोई संघ के साथ मेरे रिश्ते कभी बहुत ये नहीं रहे हैं, लेकिन जो मैंने संघ की शाखाओं में जब भी जाने का मौका मिला, जब उनके विचारकों को सुनने का मिला, एक पत्रिका जो रेगुलर मेरे यहाँ आती है 5 जन्य, जिसको मैं पढ़ता हूँ, 5 जन्य, उसको पढ़ने का मौका मिलता है, उससे लगता है कि संघ के लिए देश सर्वोपरि है। मैं तो चाहता हूं कि संघ जैसी हजारों संस्थाएं इस देश में काम करें और नेशन फर्स्ट की बात हो कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की मौलिकता, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्र की धरोहर और राष्ट्र ही उसके दिल में सर्वोपरि हो। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की चेतना वाली बात सब लोगों के मन मस्तिष्क में हो। अगर ऐसा काश हो तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं एक छोटा उदाहरण तुरंत दे देता हूं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तुर्की गए थे, उस समय मुस्तफा कमाल पाशा वहां का ये था। मुस्तफा कमाल पाशा के सामने नेहरू जी ने एक अच्छा स्पीच दिया, बड़ी प्रशंसा उसकी हुई, मैंने इतने पुल बनाए, इतने इंडस्ट्री लगाए, इतने ये लगाए। कमाल पाशा को जब बोलने का मौका मिला, कमाल पाशा ने कहा कि नेहरू जी, ये पुल बनाने का काम, सड़क बनाने का काम तो इंजीनियर का है, वो तो करेंगे ही, मैं मनुष्य बनाता हूं और तुर्की में जब से मैंने सत्ता संभाली है मैं मनुष्य बनाने का काम कर रहा हूं, एक इंसान बनाने का काम कर रहा हूं। अगर संघ और संघ जैसे हजारों संगठन मिलकर के इस देश में इंसान, मनुष्य और वैसे लोग पैदा कर रहे हैं जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा संकेत है। पहले वो पढ़े संघ को और संघ के कार्यों को पहले समझें कि संघ देश हित में कितना निर्णय लेता है और संघ के कार्य से देश कितना प्रभावित होता है। उसके बाद इनका ऑडिट करवा लेंगे, वो इनके जो भी ऑडिटर होंगे उनसे एक रिपोर्ट मांग लेंगे कि देश के सामने रख दीजिए कि हाँ भाई, इनके पास इनकम के क्या स्रोत हैं और इनके जो फंड, जो एक्सपेंडिचर ये करते हैं, वो भी कह रहे थे ना कि वो बनवासी सेवा केंद्र से लेकर के और कई शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। उन जंगलों में कभी कोई गया है व्यक्ति, कोई पार्टी का आदमी, जिन जंगलों में आपका ट्राइबल लोग रहते हैं और वहां पर
एक नहीं, कई आपको वनवासी सेवा केंद्र आपको मिल जाएंगे जहां संघ अपने साधनों से उनके बीच में चलाता है और खास करके कन्वर्जन से उनको रोकता है। ठीक है। नहीं तो वो गरीबों के मन मस्तिष्क में जिस तरह से चीजों को भरा जाता है, और वो गरीब लोग हैं, तुरंत वो वेटिंग की कांग्रेस की तरफ से कब जुड़े वो इसको लेकर काफी हो सकता है वो आपको भी कोई टैग दे दे। संजय सर, दो आई नो कि आप बहुत न्यूट्रल हैं, आप सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। मैं एक बार एक रिएक्शन में त्यागी जी का ले लूं। त्यागी जी, माफी चाहूंगा, सबसे आखिर में आ रहा हूं, लेकिन त्यागी जी, अब प्रियंक खड़गे को तो आप जानते ही होंगे, मंत्री हैं कर्नाटका सरकार में, कांग्रेस के जाने माने नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट उनके बेटे हैं। इससे पहले भी कई बार बातें कह चुके हैं हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके, संघ को लेके। अब कह रहे हैं कि संघ जो है इविल स्पिरिट है, यानी संघ शैतान है और शैतान की परछाई है भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे शैतान है? मैं यासिर जी से पूछ रहा हूं तो वो शैतान सिर्फ अच्छे काम कर रहा है। संजय सर जो कि आरएसएस समर्थक नहीं है, सिर्फ पढ़ते लिखते जानते हैं किसी संगठन के बारे में, वो मैं उनसे कांग्रेस के बारे में ही पूछूंगा तो उनका होमवर्क इतना ही होगा। ये कैसा शैतान है जो सबको वो चाह रहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमारा देश भारतवर्ष नंबर 1 बन जाए? ये कैसा शैतान है? त्यागी जी, आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा अपना ऑडियो। संघ ऐसा ही शैतान है जो देशभक्त लोगों की टोली खड़ी कर रहा है। पूरा देश, अगर मुझे गर्व है ऐसे देशभक्तों की टोली को, अगर वो शैतान कह रहा है तो हमें उसकी इस मानसिक असंतुलनता पर ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, सर्वस्व अपने जीवन का अर्पण करने वाले लोगों को अगर शैतान कह रहा है तो फिर इस देश के दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की मानसिकता को दर्शा रहा है ये कि जो छोटा सा बालक जीवन में, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो इस राष्ट्र पर अपना सर्वस्व अर्पण करने की योजना रखकर चलता है। अगर वो व्यक्ति को भी अगर शैतान कहा जा रहा है तो ये कांग्रेस की मानसिकता दिखा रहा है। ये राहुल गांधी और उसके विचारों को प्रदर्शित करने का, केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता उसके विषय पर। लेकिन त्यागी जी, वो तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान है, संविधान को बचाना है, देश गलत ताकतों के हाथों में पड़ रहा है, संघ के पास इतना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है और वो कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि ये उनकी चिंता वाजिब है या पॉलिटिकल है? हालांकि कर्नाटका में 28 में चुनाव है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशांत खड़गे जी अपने घर का खर्चा ही बता दें कि वो कहां से इकट्ठा कर रहे हैं। 70 सालों में इस देश से उन्होंने क्या किया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जबकि संघ के अंदर बड़ी पारदर्शिता है। संघ का एक एक स्वयंसेवक वर्ष में एक बार अपनी गुरुदक्षिणा गुल्लक में पैसे जमा कर छोटा सा बालक से लेकर बड़े व्यापारी तक अपना वर्ष का एक बार संघ के अंदर भगवा ध्वज के सामने जाकर समर्पण करता है। यह संघ का इनकम का स्रोत है। इसके अलावा संघ की कोई पर्ची, किसी प्रकार की रसीद बुक, किसी प्रकार की वेबसाइट कोई अगर उनके पास है तो वो प्रस्तुत करें, हम उनका जवाब देंगे। संघ के अंदर पारदर्शिता इतनी है कि 1 रुपए का हिसाब भी संघ नहीं, समाज कहता है कि संघ के अंदर सबसे ज्यादा पारदर्शिता है। अपने एक एक खर्चे का हिसाब संघ का कार्यकर्ता देता है। सामाजिक संतुलन के रूप में जहां संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनकी पहचान इसी नाम से दी जाती है। अगर कहीं आर्थिक सचुता है कि बिल्कुल अगर कहीं शुद्ध रूप से हिसाब किताब अगर कोई रखने वाला है तो ये जरूर संघ का व्यक्ति होगा। चाहे वो अपने ऑफिस में काम करने वाला है, चाहे अपने व्यापार में काम करने वाला है, चाहे वो अपने किसी सेवा केंद्र पर काम करने वाला है। और खड़गे जी को क्या समझ में आएगी? अरे शाखा आइए, संघ को समझ लीजिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है, जैसा पूजनीय मोहन भागवत जी कहते हैं, संघ को दूर से नहीं समझा जा सकता। संघ समझने के लिए आपको संघ में आना पड़ेगा और एक दिन संघ में आइए, संघ को समझिए। ठीक है यासिर भाई, मैं आपके पास आ गया, फिर संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। यासिर भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, वो मैंने इससे पहले भी कहा, मैं कह रहा हूँ शैतान वाला वर्ड में हटा रहा हूँ, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी संघ की परछाई है? और वो यही तो कह रहे हैं कि उनके जो भी आपकी सरकार के फैसले हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें आरएसएस की झलक उनको मिलती है, उस विचारधारा की झलक उनको मिलती है, इसलिए प्रियंक जी को प्रॉब्लम है। रोहित भाई देखिए, अभी मनोज भाई साहब ने बड़ी विस्तृत तरीके से आपको संघ के बारे में समझाया है।
और वो मुझसे बहुत ज्यादा जानकार हैं, जी। जानते हैं चीजों को। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करना और अपने आप को समसेवक कहना बड़ा गर्व की बात है, ये गौरव का विषय है। आप अभी बात हो रही थी ना, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी भी कह रहे थे कि हाँ। कितने संगठन है। मैं संगठन सिर्फ जो अनुवांशिक संगठन है उनके नाम जुड़ा देता हूं और उनके क्षेत्र जो जहां काम किए जाते हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी है। श्रमिक और कर्मचारी जो है वो भारतीय मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। छात्र संगठन जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, आप उसको समझें। धार्मिक सांस्कृतिक जो विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल है। शिक्षा में विद्या भारती है। महिला में राष्ट्रीय सेवक समिति है। किसान में भारतीय किसान संघ है। स्वदेशी जागरण मंच है। सेवा भारती है। वनवासी कल्याण आश्रम है। संस्कार भारती है। आप ये नाम को अगर वो डिस्क्राइब कर देना प्रियांक खाड़गे, तो उसे आरएसएस को की समझ में आ जाएगा। ये लोग अभी मनोज भाई साहब ने जो बात कही कि एक व्यक्ति को खुश करने के लिए ये अपने नजरों में अपने आप को गिरा रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए इन्होंने आरएसएस को शैतान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। देखिए, मैं नाराज होकर हम लोग बात नहीं करते, ना नाराजगी का, लेकिन कांग्रेस का ये पतन जो खुद कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आप बताइए उस संगठन, अभी उन्होंने क्या कहा कि क्या है इनकम का स्रोत? गुल्लक में पैसा जमा करके साल में एक बार वहां पे डाल के आया जाता है, और कोई किसी तरह का एविडेंस दे दे प्रियांक खाड़गे, राहुल गांधी या उनके फादर जो इस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनके कहने के अनुसार, जिनके सुनियोजित और संगठित तरीके से ये लोग सारे कार्य करते हैं उनके अंडर, वो अगर एक एविडेंस दे दे तो यहां बहुत सारे लोग हैं जो उनका जवाब दे देंगे। हम लोग तो सिर्फ दूर से देख के क्यों इंप्रेस हुए? मैं तो माइनॉरिटी से आता हूं रोहित भाई, आप बताइए। हमें तो ये बताया गया था कि आरएसएस जो है वो सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। जब वहां गए और वहां मनोज जी भाई साहब जैसे लोग हैं, उन्होंने तो पूछा नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम करते क्या हो, कितने पढ़े लिखे हो। तो वो जो सादगी है, वो जो मिलने का तरीका है, वो जो आपको प्यार करने का तरीका है, वो जो सौहार्द की बातें वहां होती हैं, वो जो सांस्कृतिक विरासत की जानकारी वहां मिलती है, उससे आप इंप्रेस होते हैं। और मैं फिर उनकी बात को इसलिए दोहराऊंगा कि उन्हें एक बार अगर आरएसएस को समझना है और पैसे की जानकारी लेनी है तो एक सुबह 4:30 बजे वाले शाखा में एक बार आ जाए, शाम वाली में ना, बजे उठेगा वो कौन? सुबह वाली में। यासिर भाई, कौन उठेगा सुबह 4:30 बजे? ना प्रियांक तो उठने ये वाले, ना कांग्रेस तो राहुल 12 जी उठने बजे वाले। उनके नेता उठते हैं, और वो तो खुद मंत्री है प्रियांक खाड़गे। और ये इनका ना, एक क्या होता है कि सीरियल ऑफेंडर हम कहे जाते हैं ना जब आप गलतियां करते हैं। हाँ। ये बार बार, ये जब कोई चीज ऐसी आती है, जब ऐसी कोई डिबेट आती है भारत के अंदर, जिस डिबेट में इनके बड़े नेता राहुल गांधी घिरते हुए दिखाई देते हैं, उनकी फजीहत होती है, उनसे लोग सवाल करते हैं, तो प्रियांक खाड़गे जैसे लोग इनके ढाल बन के खड़े होते हैं और आरएसएस पे प्रहार करते हैं, सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। ये चलेगा नहीं, और जनता इनकी धुलाई इसीलिए लगातार कर रही है। हाँ, ठीक है। संजय साहब, इससे पहले नैरेटिव संविधान बदल देंगे, इसलिए 400 मांग रहे हैं, संविधान बदल देंगे, 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो वो कह रहे हैं हमें फायदा तो हुआ, 44 से हम 99-100 पर पहुंच गए। और ये सारा एक्सपेरिमेंट भी तो हो सकता है नहीं कि फायदा हो जाए, क्या पता जनता को क्लिक कर जाए, क्या पता जो नैरेटिव हम बताना चाहते हैं कि भले ही बीजेपी आपको सामने नजर आ रही है, पीछे जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो संघ की है, और संघ चाहता है देश का भगवाकरण हो जाए। उसे तो तिरंगे से भी प्रॉब्लम रही है। होलन-सोल यही कहा ना कि दशकों तक तिरंगा तक नहीं लहराया हेडक्वार्टर्स पे। नहीं, ठीक है, उनकी आपत्तियों से किसी को क्या एतराज हो सकता है? बोलने का उनके अंदाज हो सकते हैं, आप घेरिए ना, ग्रिल कीजिए जितना ग्रिल करना है। लेकिन हम इसको दो तरीके से देखते हैं। वाह, जो 44 से 99 आप कह रहे हैं, 400 से भी तो 44 पर आ गई कांग्रेस। उस पार्ट को भी तो आप देखिए, कभी 400 से ऊपर सीटें आई थी इस देश में कांग्रेस को। 44 पर कैसे कांग्रेस आ गई? वो भी तो पक्ष है। लेकिन इस तरह के शब्द कि भाई हम परछाई से न लड़के सीधे शैतान से लड़े तो हम उनको परास्त कर देंगे। भाई कौन शैतान है, कौन इंसान है, पहले तो उसका एक तय कर लीजिए मानक कि ये क्वालिटी जिनमें होगा वो इंसान होंगे, और ये क्वालिटी से जो अलग होंगे वो शैतान होंगे। हो सकता है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाया होगा और उस मानक के आधार पर चीजों को किया होगा। ठीक है, एक तो आपत्तियां उनकी हो सकती है, लेकिन संघ
राष्ट्र के हित में काम करता है, इससे कौन कौन देशवासी इनकार कर सकता है। अगर वो काम करता है सुदूरवर्ती जंगलों में उन आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, इस सच्चाई को कौन ये डिनाई कर देगा। अगर संघ जो है वो काम करता है इस देश की मौलिकता के लिए कि हमारी जो मौलिक संस्कृति है इसको हम बचा करके रखेंगे, इससे कौन इनकार कर देगा। जी ठीक है, संघ और संघ के विचारधारा से आप अलग हो सकते हैं। मैं तो शुरू में कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, विचारधारा से सहमति हो सकती है, विचारधारा से असहमति हो सकती है। हाँ, लेकिन शब्दों का चयन कि आपने कैसे मानक तय कर दिया शैतान और इंसान का, ये मानक कहां से तय हो गया। और अगर ये मानक आपने तय किया तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते कि शैतान मैं क्यों मानता हूं। और लड़ने से कुछ नहीं मिलता है, जनता के बीच में, जनता के दिलों में जगह बनाने से होती है। बहुत सारे लोग पूरा जीवन लड़ते रह जाते हैं, उनके हिस्से में शून्य आता है, कुछ नहीं आता है। सही बात है। तो आप लड़िए ना, और जनता के हितों के लिए लड़िए। लड़ने की जरूरत तो है ही। आज भी जो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं, जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है सत्ता के गलियारों तक, वहां उनके लिए लड़िए, आवाज लगाइए, उठाइए, बोलिए। और जहां तक आरएसएस से भाजपा का जुड़ाव है, ये सच्चाई से तो सारे लोग जो शीर्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी में भी है, वो तो गर्व से सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि हाँ, मेरा मदर ऑर्गेनाइजेशन वहां रहा है, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग वहां हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन देखिए जो सुधर जाए। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रियंक खड़गे पर तो हम बात करें, राहुल जी भी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो कह रहे हैं सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और हमारी संघ से यही लड़ाई है। संघ कह रहा है सिर्फ एक विचार है भारत, हम कह रहे हैं कई सारे विचार है भारत के अंदर। नहीं, संघ का विचार एक हो सकता है, राष्ट्र तो एक ही है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमेरिका का भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने। हाँ, इस देश में कई विचारधारा के लोगों को आजादी है अपनी अपनी विचारधारा के साथ जुड़ने का और देश को आगे बढ़ाने का। कहाँ किसी को राहुल गांधी जी की बात से असहमति होगी? क्यों असहमति होगी? बिल्कुल राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। इस संघ की अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, किन्हीं और की विचारधारा। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा, दक्षिणपंथी विचारधारा हो, वामपंथी विचारधारा हो, मध्य मार्गी विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, विचारधारा तो एक ही है ना। लेकिन मिलना जहां कहाँ है, एक राष्ट्र में। नदियां चाहे उनके उद्गम स्थल जो हो, जाकर के मिलना तो उनको है सागर में। तो राष्ट्र प्रथम, विचारधारा अलग हो सकता है, राष्ट्र तो एक ही है ना। ठीक है, मकसद तो अल्टीमेट निशाना तो राष्ट्र और राष्ट्र की प्राथमिकता ही तो है। ठीक है, ठीक है। मुझे स्क्रीन पर मोहिंदर सर भी नजर आ रहे हैं। त्यागी जी तुरंत आरो, बस मुझे 1 से 1.5 मिनट दीजिए, क्योंकि अब तक कांग्रेस का स्टैंड में ले नहीं पाया। मोहिंदर जी थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन जुड़े मुझे अच्छा लगा। मोहिंदर सर नमस्ते कर रहा हूँ, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, प्रियांक जी कह रहे हैं आरएसएस इज एविल स्पिरिट, आरएसएस शैतान है और भारतीय जनता पार्टी शैतान की परछाई है। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? मोहिंदर जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मोहिंदर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट। मोहिंदर जी अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ना, आवाज नहीं आ रही मोहिंदर जी, आवाज नहीं आ रही। तुरंत आ रहा हूं, ठीक करवा रहा हूं आपकी आवाज तुरंत। त्यागी जी मैं आपके पास आ गया। त्यागी जी देखिए, मोहिंदर जी एक तो लेट जुड़े, ऊपर से अभी भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो किसी को तो आवाज़ बनना पड़ेगा। प्रियांक जी का होल एंड सोल यही था कि आरएसएस जो है त्यागी जी, आरएसएस जो है देश का भगवाकरण करना चाहती है, तिरंगे से भी प्रॉब्लम है। ऐसा कभी नहीं है। 2002 से पहले तिरंगा कहीं राष्ट्रीय स्मारकों के अलावा फैलाने की अनुमति ही नहीं थी। ये अच्छा क्लियर किया आपने। 2002 के बाद ये अनुमति प्राप्त हुई और तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यालय पर, चाहे वो जिला स्तरीय कार्यालय है, प्रांत स्तरीय कार्यालय है या राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर है जी, सब जगह पर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे को सम्मान के साथ फहराया जाता है।
और सम्मान के साथ उसका विसर्जित किया जाता है। यह पद्धति के साथ संघ कार्यालय चलता है और संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक जितना भगवा ध्वज को गुरु के रूप में सम्मान देता है, उससे कहीं गुना ज्यादा राष्ट्र ध्वज को अपना सम्मान देता है और उसके सामने उसी तरह से नतमस्तक होता है जैसे कि हम लोग भगवा ध्वज के सामने नतमस्तक होते हैं। हमारी विचारधारा में, हमारी सोच में, हमारी कीर्ति में कहीं पर भी कुछ नहीं है। जैसा संजय भैया ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, संघ का एक उद्देश्य है, सर्वोपरि है कि राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, उससे आगे कुछ नहीं, उसके बाद सब कुछ है। हम उस विचारधारा के नहीं हैं कि राष्ट्र की कोष्ठ पर हम किसी अन्य को सपोर्ट करेंगे। हमारी विचारधारा वो नहीं है कि हम राष्ट्र भावना से हटकर काम करेंगे। भाई साहब जैसा बार बार कह रहे हैं कि वनवासी क्षेत्रों में, अरे भाई खड़के जी, कभी उन गांवों में जाकर देखिए, उन वनवांचल के इलाकों में जाकर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए जहां एकल विद्यालय संघ बड़ी संख्या में चला रहा है। इतनी तो आपको गांव की संख्या नहीं होगी कर्नाटक की पूरी, जिससे ज्यादा संघ के एकल विद्यालय तुम्हारे कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। ठीक है। सेवा भारती का सेवा केंद्र आपके क्षेत्र में चल रहा है। और जो आर्थिक सुचिता की आप बात कर रहे हैं, धन के आवरण की बात कर रहे हैं, तो वहां जाकर उन छोटे से एकल विद्यालय का ऑडिट कर लीजिए। पूरा संघ करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर त्यागी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो उनका आरोप क्या है? उनका आरोप ही तो यही है कि 2014 के बाद से तो देश में सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई हो गई है कि भगवा भगवा भगवा, सबसे ऊपर भगवा, जो नहीं मानेगा या तो पाकिस्तान चले जाओ या उसको बीच चौराहे पर पीटा जाएगा। वो तो ये नैरेटिव दे रहे हैं और वो कह रहे हैं यही तो है संघ की सोच। बीजेपी तो सिर्फ भगौटा है। त्यागी जी, केवल चुनाव के लिए, सिर्फ चुनाव, केवल उनका उद्देश्य चुनाव है और संघ का उद्देश्य राष्ट्रवाद है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मानव के नाते से, मानवता के नाते से, अभी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, ठीक है, उसमें एक पहला कर्तव्य है नागरिक कर्तव्य। पंच तत्व, पंच परिवर्तन करके हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जीवन के मूल्य पर आधारित पंच परिवर्तन। उसमें से पहला उद्देश्य है नागरिक कर्तव्य। अधिकार की चिंता तो सब करते हैं, लेकिन संघ एक ऐसा संगठन सामने निकल कर आया है जो कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक है, कि नागरिक का क्या कर्तव्य है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑब्वियसली ये शैतानी, ये इविल स्पिरिट कैसे हो गई? मोहिंदर जी आपकी आवाज हो गई ठीक? त्यागी जी तुरंत आ रहा हूं, माफ कीजिएगा। मोहिंदर जी आपकी आवाज आ रही है, मुझे बता दीजिए ऑफिशियल स्टैंड यही है, आरएसएस शैतान, भारतीय जनता पार्टी शैतान की परछाई? ये तो कांग्रेस का बहुत पहले से स्टैंड है सर। अच्छा, अगर आप देखिए, आरएसएस ने देश के अंदर जो राजनीति की है वो सिर्फ एक हिंदू धर्म की है। आज जब इनके पास सत्ता आ गई है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरी जगह, क्योंकि बीजेपी और ये दोनों सट्टे बट्टे हैं। अच्छा, इनको अपनी इमेज सुधारने के लिए अब ये एक ऐसा पाखंड रचते हैं कि हम देश में सबको साथ लेके चलेंगे, यहाँ सभी हिंदू हैं, किसी मुसलमान को नहीं अलग ले जाएंगे। अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो सबको बुलाया गया वो हिंदू मुस्लिम, सलमान खान खास तौर पे, वो ये दिखाने के लिए था कि हम देश में किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आरएसएस तो भाई सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली है। तो वो तो चलती नहीं है क्या साथ लेके मोहिंदर जी? चलती नहीं है? उनके तो विंग भी है अलग अलग, अल्पसंख्यकों के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग विंग चलते हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर गया हूँ, वहां पर मुस्लिम स्टूडेंट्स मुझे दिखे हैं, बहुत आराम से प्यार से पढ़ते हुए नजर आते हैं। नहीं लेके चलती साथ? देखिए आप एक बात समझिए जी, पिछले 50-70 साल का इनका इतिहास देखिए। ठीक है, आज इन्होंने जो स्टैंड चेंज किया है वो सरकार में आने के बाद किया है। जब हिंदूवादी लोगों को इन्होंने पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है कि भाई हम तो हिंदू धर्म के वो हैं, तो बाकी धर्मों की तरफ से क्यों आंख मिलाएं और क्यों इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि को खराब करें? उसको सुधारने के लिए अब क्योंकि मजबूरी है, दूसरे संगठन जो हैं, दूसरी पार्टियां जो हैं, उनको एक मजबूरी है, वरना जेल जाना पड़ेगा, इंक्वायरी झेलनी पड़ेगी। तो सभी लोग इनकी शेल्टर में आ रहे हैं। जैसे औरंगजेब ने किया था कि आप या तो मेरा कहना मानो या फिर मैं तुम्हें अंदर डालूंगा। तो ये लाठी की जो जोर है वो अप्रत्यक्ष रूप से लाठी का जोर है ये, कि आप सभी हमारे साथ हैं, जो आएगा वो ठीक, जो नहीं आएगा वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को किस किस नाम से नहीं पुकारा गया, देशद्रोही, पाकिस्तान की पार्टी। तो ये जब ये लोग कहते हैं उसको कोई बुरा नहीं मानता। ठीक है, जब हम कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी एक परछाई है एक दूसरे की, एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसमें बुरा क्या है?
वो नहीं एक तो जो बुरा काम थोड़ी देश मान में रहे हैं, कर वो तो हैं, अभी यासिर भाई मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरे लिए प्राउड की बात है, बुरा अब आप काम मान रहे हैं। देखिए, अब देखो प्राउड एक अलग विषय है, किसी संगठन का कहीं पर बहुत अच्छी शक्तिशाली बनना हाँ वो एक अलग विषय है। हाँ लेकिन जहां तक ताल्लुक आपने किया, जो खड़गे साहब के बेटे ने वहां बोला, हाँ हाँ उसकी सच्चाई है। ये तो बीजेपी भी मानती है कि हम बिना आरएसएस के कुछ नहीं है। हाँ अगर आरएसएस आज सपोर्ट छोड़ दे हाँ। तो बीजेपी एक छोटी सी पार्टी बन के रह जाएगी। हाँ। देखिएगा, पुराना इतिहास देख लीजिए आप। नहीं दादा, ये तो हो गई जब- पॉलिटिकल बात, मैं कह रहा हूँ शैतान कैसे। शैतान शब्द को आप लिटरेरी मीनिंग मत लीजिए। ओके। शैतान का मतलब होता है जो शैतानी करे। हाँ अब जो बच्चा है, मैं कहूं कि शैतानी कर रहा है बच्चा, तो आप उसको शैतान मान लेंगे? हाँ। तो उन्होंने शैतानी कही है कि ये शैतानी करते हैं। इविल स्पिरिट, कि भाई इविल स्पिरिट कहा जब था वो- दादा, नॉटी नहीं कहा था, नॉटी नहीं कहा था, इविल स्पिरिट कहा है। ये अब रोहित जी आप कैसे डिसाइड करोगे? ये तो उन्होंने शैतान कहा है, शैतानी पार्टी है हाँ। जो जब चाहे अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ वो शैतानी है ना। अब मुसलमानों को भी बुला लिया, स्त्रियों को भी बुला लिया अपनी पार्टी में। वहाँ भागवत साहब ने कहा मैं पूरे हिंदुस्तान को लेके चलता हूँ, सभी को साथ लेके चलता हूँ, सभी हिंदू हैं। ये शैतानी फितरत है। मुझे लगा आप अब तक का स्वागत करेंगे स्टैंड क्या इसका। था? त्यागी जी को ले लीजिए स्क्रीन पे, त्यागी जी जवाब देंगे इसका, मैं क्यों दूंगा। आपको स्वागत नहीं करना चाहिए इसका कि चलो जो एक पहले एक धर्म को लेके चलती थी अब पूरे देश इंक्लूसिव हो गई है, संघ इज इंक्लूसिव नाउ। हाँ तो खुलकर बोले ना। जो कांग्रेस का और देश के संविधान का एक रास्ता है हाँ। कि सभी धर्मों के लिए यहाँ स्थान है। हाँ यहाँ कोई ऐसी ऐसी किसी विशेष धर्म का यहाँ हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। हाँ। सभी धर्मों की आपको इत्तेजा करनी पड़ेगी। हाँ। हमारा जो संविधान है वो भी सभी धर्मों की इज्जत करने की इजाजत देता है। हाँ किसी एक खास धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं करता। हाँ। लेकिन सरकार तो एक ही धर्म को बढ़ाए चली जा रही है ना। आप बताइए कितनी मस्जिद बना दी है सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने। मंदिरों के उत्थान में लगे हुए हैं। आप मंदिर बनाइए, साथ दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म वालों को ये तो महसूस मत कराइए कि भाई आपको मैं देखूंगा भी नहीं। राजधर्म ऐसा नहीं है साहब। हाँ वाजपेयी जी ने क्या ऐसा किया? क्या किसी पुराने प्रधानमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा? आप सिर्फ हिंदू धर्म को ही उभारने में और दूसरे धर्मों की कमियां निकालने में लगे हुए हो। हाँ। मुझे बता दीजिए कोई बीजेपी का आरएसएस का आदमी जिसने मुस्लिम धर्म की, क्या सिख धर्म की, मोहिंदर या जी किसी आज और आप धर्म लाइन की- बदल रहे हैं। कई बार मैंने आपको सुना, आप कहते हैं किसी की नहीं है बीजेपी, हिंदुओं की भी नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डैश 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 सब बोलते हैं आप। आज कह रहे हैं हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एनकैश करेंगे वो इसको। पोखरिया रोहित जी वो अपने आप को पोज कर रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर भी कितनी जातियों में बांट दिया गया। अभी ब्राह्मण देखो उखड़े हुए हैं इनसे। हाँ। तो ब्राह्मण कहते हैं हमें कुछ मिला ही नहीं, दूसरी जाति के लोग अलग। तो हिंदू जाति में भी Mix up किसी हो को गया। कुछ इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं जिलानी साहब। आपके- एक मिनट का रिएक्शन अगर त्यागी जी देते, फिर जिलानी जी आ रहा हूं। त्यागी जी वो कह रहे हैं मजबूरी है क्योंकि इंटरनेशनल छवि सुधारनी है, इसलिए अब आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब आपको मुसलमान भी चाहिए, इसलिए मुंबई में सारे एक्टर्स भी आ गए, प्रोड्यूसर्स भी आ गए, सलमान खान भी आ गया। ये मोहिंदर जी की सोच बता रही है कि संघ हमेशा ये कहा है जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारत धरती को जिसने अपनी मातृभूमि माना है, चाहे वह किसी पंथ संप्रदाय से होगा, वह इस देश का नागरिक है, वह इस देश का वासी है, और वही सच्चा हिंदू है। ठीक है, जिलानी जी पूजा conclude पद्धति कर अलग दीजिए। हो सकती है। हाँ, जिलानी जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, क्लोज करना है। आज नहीं माना है, ये हाँ। शुरू से माना है, और इसी मंतव्य के ऊपर ठीक है, कोई संघ की मजबूरी नहीं है। ठीक विचारधारा है, काम करती है। ओके। किसी अन्य विचारधारा पर जिलानी कभी जी, काम नहीं conclude करता है। ये मोहिंदर देखिए जी को आज समझना मोहिंदर चाहिए। प्रकाश जी ना पहले सेकंड से ही हाँ। अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं बैठे हुए, वर्षों वर्ष से मैं कई ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं जिनका संघ से सीधा संपर्क रहा है। ठीक है त्यागी जी, सीधा आ गई संबंध आपकी रहा बात। है। त्यागी जी आ गई आपकी बात। जिलानी भाई कंक्लूड कर दो, क्लोज करना है। देखिए आज पहले सेकंड से ही मोहिंदर प्रकाश जी अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आरएसएस राजनीति करती है। मोहिंदर प्रकाश जी आरएसएस राजनीति नहीं करती है, वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयास कर्तव्यों करती का है। आप निर्वहन हो करती जाए है। हाँ। तो बहुत अच्छा है, आप हैं। हाँ। आप भी प्रेमी आदमी हैं, लेकिन हाँ। आप कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस का इतना ना भार आपके ऊपर है ठीक कि है। आप आरएसएस जैसे संगठन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे तो ओके। मुझे लगता है कि आप अलग खड़े हो जाएंगे। इतने काम हैं, आप आज समझ में नहीं ठीक आ है रहा है कि यासिर आप भाई। पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। आपको आज प्रियांक खड़गे को वो कई बार मुश्किलें हो जाती है, condemn करना चाहिए था, लेकिन उन्हें condemn मोहिंदर जी करना आके चाहिए। बात रखते हैं। लेकिन आज जो निष्कर्ष है ना वो वही है जो संजय जी कह रहे हैं कि बयान कितना भी तीखा हो, लोकतंत्र में असली ताकत शब्दों की नहीं जनमत की है,
और विचारों की है। ये मैंने प्रोफेसर संजय की बातों को कंक्लूड किया। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद। त्यागी जी थैंक यू सो मच, जिलानी जी, संजय जी थैंक यू, मोहिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट